This is our new topic. So what are these enzymes? If we want to define the enzymes in one line, we called them as biocatalyst. ठीक है, हम enzymes जो है उनको क्या कह सकते हैं, हम उनको biocatalyst कह सकते हैं. तो कहते हैं कि अगर वो biocatalyst है, इसका मतलब वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं, जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक कैटलिस्ट फंक्शन करता है. ठीक है, यू नो द डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट कि कैटलिस्ट जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है और केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, इनहैंस कर देता है. तो उसी तरह से वो कहते हैं कि एंजाइम्स जो है वो बायोकैटलिस्ट हैं क्योंकि वो बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. ओके बेटा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर नेचर, एंजाइम जो है वो एक्चुअली है क्या, तो आपको मैंने बताया था कि सभी एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. All enzymes are proteinaceous in nature. All enzymes are proteins, but I am not saying that all proteins they act as enzymes. ठीक है बेटे, सारे एंजाइम तो प्रोटीन होंगे पर सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं. इसका मतलब कि प्रोटीन्स जो हैं वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर में ही एंजाइम जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं. अब देखिए, कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन्स जो है वही एंजाइम्स की तरह बिहेव कर सकते हैं. ठीक है, समटाइम्स द न्यूक्लिक एसिड्स दे आल्सो बिहेव एज एंजाइम्स. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स भी कई बार एंजाइम्स की तरह बिहेव करती हैं. तो जब न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स की तरह बिहेव करती हैं तो हम उनको राइबोजाइम्स कहते हैं. ओके, वैसे आप याद रखेंगे कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, पर समटाइम्स सम ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स दे आल्सो बिहेव एज एंजाइम्स एंड देन दीस न्यूक्लिक एसिड्स आर नोन एज द राइबोजाइम्स. ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, तो इसका मतलब अगर प्रोटीन्स के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इसका मतलब एंजाइम्स के भी वो सारे स्ट्रक्चर होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब एंजाइम्स प्राइमरी स्ट्रक्चर भी रखते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी रखते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर भी रखते हैं. पर हमेशा याद रखिए कि एंजाइम्स जो हैं वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में, अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कभी भी किसकी तरह बिहेव नहीं करेंगे, एंजाइम्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे. ठीक है बेटे, एंजाइम्स जो हैं वो सिर्फ जब टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का एग्जिबिट करते हैं तभी वो कैसे बिहेव करते हैं, एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं. तो आपको बताया था कि टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर हमें प्रोटीन्स का याद है तो आपको मालूम है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रोटीन चेन जो है उसके काफी सारे फोल्ड बन जाते हैं. ठीक है, देयर आर न्यूमरस फोल्ड ऑफ द प्रोटीनेशियस चेन्स फाउंड इन केस ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड ईच ऑफ दीज फोल्ड्स आर नोन एज क्रेविसेस और पॉकेट्स. हम इनको क्या कहते हैं, क्रेविसेस और पॉकेट्स कहते हैं. और कहते हैं कि इसी तरह की ये जो पॉकेट्स हैं या क्रेविसेस हैं वो किसी भी एंजाइम की क्या हो सकती हैं, एक्टिव साइट हो सकती है. ठीक है बेटे, याद रखिए कि एक्टिव साइट वो जगह है जहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमारा रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है उसने आके क्या करना है, बाइंड करना है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हमें आप दिखाया गया है कि किस तरह से सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के पास आता है. और एंजाइम के ये जो फोल्ड और क्रेविसेस होते हैं जिन्हें हम पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं या एक्टिव साइट कहते हैं, उसके साथ ये सबस्ट्रेट क्या करता है, आके बाइंड करता है. तो देखिए यहाँ पे आपको एंजाइम नजर आ रहा है. ठीक है बेटे, उसके बाद आपको उसके ऊपर फोल्ड नजर आ रहे हैं और इन फोल्ड्स को हमने क्या बोला है, एक्टिव साइट बोला है. फिर वो कहता है कि सबस्ट्रेट जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन जो है उसका रिएक्टेंट है और एंजाइम ने वो केमिकल रिएक्शन जो है उसके रेट को इंक्रीज करना है, इसलिए सबस्ट्रेट जो है उसको बाइंड करना ही होगा एंजाइम के साथ. तो एंजाइम के साथ जिस जगह पे वो बाइंड करे वो एक्चुअली एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट है. तो देखिए डायग्राम नंबर 2 के अंदर आपको सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड होता हुआ नजर आ गया और उसने अच्छे से बाइंड कर लिया है एंजाइम के साथ. ठीक है, काफी टाइट कनेक्शन रहता है. तो उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट इज नोन एज द सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है बेटा, देखो थर्ड डायग्राम में उसने क्या लिखा है कि सबस्ट्रेट जो है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है जिस तरीके से किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट होती है. और एक चीज हमेशा याद रखिए कि हर एक केमिकल रिएक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाला जो एंजाइम है उसका अपना एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है. ठीक है, और वो सबस्ट्रेट जो है वो उसकी एक्टिव साइट के साथ अपने आप को इसलिए कनेक्ट कर पाता है क्योंकि वो अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस कर लेता है जो कि एक्टिव साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है. तो देखिए यहाँ पे सबस्ट्रेट आपको बाइंड होता हुआ नजर आ गया और क्या बन गया है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है. तो इस तरह से कोई भी एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा
और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, मतलब एक टेम्परेरी स्टेट है, थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करने वाली स्टेट है, शॉर्ट लिव्ड है। और इस दौरान क्या होता है, एंजाइम जो है उसने क्या करना है, उसने सबस्ट्रेट जो है, रिएक्टेंट जो है, उसने प्रेजेंट प्रीवियस बॉन्ड्स जो है उनका ब्रेक डाउन कर देना है, और उसके बाद जो रिएक्टेंट्स हैं उसको प्रोडक्ट में अगर वो कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब प्रीवियस बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे तो फिर नए बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होंगे, और जितने जितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं वो धीरे धीरे जो है वो एंजाइम के पास आते चले जाएंगे। तो ES कॉम्प्लेक्स जो है वो जल्दी ही किसमें चेंज हो जाएगा, EP कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, एन एक्टिव साइट इन अ प्रोटीन इज दैट पॉकेट और a crevices in which a substrate fits। ठीक है, तो इस तरह से सबस्ट्रेट जो है वो इस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है, और उसके बाद और ये एंजाइम जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है, वो रिएक्शन का रेट जो है उसको आगे बढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस के अंदर मैंने आपको ये बताना चाहा है कि जो एंजाइम्स हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स होते हैं, और आपको मालूम है कि प्रोटीन्स जो है उनका हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम उन्हें कंपेयर करें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, जो नॉर्मल केमिस्ट्री रिएक्शंस में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो वो उन कैटलिस्ट की खास बात ये है कि वो हाई टेम्परेचर पे भी एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। पर एंजाइम्स जो हैं, अगर उनको हाई टेम्परेचर पे वर्क करने के लिए बोला जाएगा तो एंजाइम्स जो है, क्योंकि वो प्रोटीन्स हैं, तो उनका डीनेचुरेशन हो जाएगा। ओके बेटे, अब वो कहता है कि देयर आर सम एंजाइम्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिन्हें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से आइसोलेट किया गया है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर में रहते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। सोचो कोई एंजाइम तुम्हारे माइंड में आ रहा है जो कि ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है? यस बेटा, आई डोंट, हाँ जी, मैंने कभी नहीं बताया आपको पहले, क्योंकि 10th तक हमने एंजाइम्स के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं की है, केमिस्ट्री में जरूर की गई होगी। ठीक है, अब आप याद रखेंगे कि देयर आर सम एंजाइम्स व्हिच आर आइसोलेटेड फ्रॉम दोस लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर अडेप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर रेंज। ठीक है, जैसे हमने आर्कीबैक्टीरियाज की बात की थी, तो आपको बताया था कि आर्कीबैक्टीरियाज जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड के कंडीशंस में भी मिल सकते हैं, एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में भी मिल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो 80 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो हॉट स्प्रिंग्स का होता है, वहां पे रह सकते हैं। तो अगर हमने उनमें से कुछ एंजाइम्स आइसोलेट किए हैं, तो वो एंजाइम्स जो हैं वो ऐसे एंजाइम्स हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इस तरह का एक एंजाइम जो है दैट इज नोन एज टैक पॉलीमरेज। ठीक है, सीधा स्पेलिंग TAQ, टैक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, DNA का पॉलीमराइजेशन करवाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, तो जब ये क्लास खत्म होगी मैं फिर से एंजाइम का नाम पूछूंगी, आपने याद रखना है। एंजाइम का नेम है टैक पॉलीमरेज एंड इट इज quite helpful in the polymerization of the DNA molecule in laboratory. Okay, but now the flow chart of classification of enzyme is visible to you. See, we have classified enzyme into two broad categories. Number one, simple enzymes, and number two is conjugated enzymes or hollow enzymes. Okay, but a simple enzyme, as the name itself indicates, they are made up of only proteins. They are made up of only protein. वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने हुए हैं। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स या हॉलो एंजाइम्स जो हैं उसमें वो कहता है कि कुछ पार्ट प्रोटीन का है और कुछ पार्ट जो है वो कोई नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है बेटे, आप सिंपल एंजाइम्स की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो है उसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, द प्रोटीनेशियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम, ठीक है, उसको आगे अलग अलग नेम दिए गए हैं कि वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो इस प्रोटीन वाले पार्ट जिसको हमने आपको एंजाइम कहा है उसके साथ कैसे बाइंडेड है। तो देखो, इट मे बी कोएंजाइम, इट मे बी कोफैक्टर, इट मे बी प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो नॉन प्रोटीन पार्ट तीन तरह के हो सकते हैं, इट मे बी कोएंजाइम, कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके बेटे, अब देखो कोएंजाइम जो है ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कहता है कि एपो एंजाइम जो है उसके साथ लूजली अटैच होता है
ठीक है, एंड इट इज द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द एंजाइम, ये किसी भी एंजाइम का ऑर्गेनिक पार्ट हो सकता है। और एग्जांपल्स जो है उसमें काफी सारे आ सकते हैं, दिस में बी डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन, ठीक है, दिस में बी एएमपी। व्हाट इज एएमपी? यस, व्हाट इज एएमपी? दैट is an energy rich molecule. What is the full form? Nobody knows. Yes, it is adenosine monophosphate, adenosine diphosphate, that is ADP, ठीक है, NAD, that is nicotinamide adenine dinucleotide। ये चलो आपको अभी नहीं पता लगेंगे, ये हम जब सेलुलर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर करेंगे ना तब आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप उनकी शॉर्ट फॉर्म्स याद रखिए, NAD, NADP, FMN, FAD, देन लाइपोलिक एसिड। ओके, उसके बाद को फैक्टर जो है उसके अंदर वो कहता है कि ये भी लूजली अटैच्ड होता है एपो एंजाइम के साथ, पर इसमें इनऑर्गेनिक और मेटालिक आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, इट में भी आयरन, मैग्नीशियम और जिंक आयंस जो अटैच हो सकते हैं एपो एंजाइम के साथ। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत ज्यादा टाइटली अटैच्ड होता है, और इसका टाइटली अटैच होने वाला जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का पार्ट है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और इसको आसानी से कहता है कि एंजाइम के प्रोटीनेशियस पार्ट से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ओके बेटे, बस एक बार फिर से सुनेंगे, कोएंजाइम लूजली अटैच्ड होता है, ऑर्गेनिक होता है हमेशा, ठीक है, और ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। को फैक्टर जो है वो भी लूजली अटैच्ड होता है पर इनऑर्गेनिक या मेटल आयन से मिलकर बना हुआ होता है। पर प्रोस्थेटिक ग्रुप इन दोनों से कैसे अलग है कि वो टाइटली अटैच्ड होता है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैसा भी हो सकता है, और उसको जो है आप एंजाइम के प्रोटीन वाले पार्ट से सेपरेट नहीं कर सकते। दिस इज क्लियर बेटे? यस, दिस इज क्लियर। नाउ वन ग्राफ इज विजिबल टू यू, ठीक है, आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, हो सकता है लोअर क्लासेस में कभी केमिस्ट्री के अंदर आपने ये वाला ग्राफ देखा हो। तो देखो इसके अंदर आपको एक सिंपल सा ग्राफ है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है उसके बारे में आपको बताया गया है, ठीक है बेटे। तो कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो है उसकी खास बात क्या होती है कि हर एक केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर कुछ रिएक्टेंट होते हैं, और फिर उस रिएक्शन में वो रिएक्टेंट जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। ओके बेटे, यू हैव learn about two type of reactions in chemistry, one is exothermic reaction and another is endothermic reaction। हाँ जी बताइए, exothermic reaction कौन सी होती है? यस बेटे, exothermic reactions कौन सी होती है? in which heat is released। यस, जिसके अंदर एनर्जी जो है या हीट जो है वो रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है बेटे। बायोलॉजी में से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए, एक ऐसी रिएक्शन बायोलॉजी में जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सी हो सकती है? रेस्पिरेशन। यस, वेरी गुड बेटे, रेस्पिरेशन जो है वो एक कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है बेटे। अब वो कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है, ठीक है, अपने आप जो है स्पॉन्टेनियसली जो है वो काम नहीं करती है। हर एक केमिकल रिएक्शन जो है उसको स्टार्ट करवाने के लिए, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसे किसी ना किसी फॉर्म में हमें देनी पड़ती है, ठीक है, ताकि उसके रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस में बदल सके? प्रोडक्ट में बदल सके। तो कहते हैं कि हर एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस होता है। देयर इज वन एनर्जी डिफरेंस और एनर्जी बैरियर दैट लाइज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। और रिएक्टेंट्स जो है अगर उस एनर्जी डिफरेंस को पार करेंगे, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, तभी वो क्या बन सकते हैं? प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दो ग्राफ नजर आ रही है, एक ग्राफ जो है उसको ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि उसका स्लोप जो है वो काफी बड़ा है, उसकी हाइट काफी ज्यादा है, और यहाँ पे हमने लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी। What is activation energy? The minimum amount of energy that should be supplied to a chemical reaction to convert its reactant into product, ठीक है, वो कम से कम एनर्जी जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को देंगे ताकि उसके रिएक्टेंट क्या बन सके? प्रोडक्ट बन सके, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो कहते हैं कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व्ड नहीं है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपको यहाँ पे ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू होंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे। यानी इस तरह की रिएक्शन जो है
उसको कंप्लीट होने में कई महीने लग सकते हैं, ठीक है, सालों का टाइम लग सकता है। पर अगर वो कहता है कि उसी रिएक्शन के अंदर हम क्या डाल देते हैं, एंजाइम्स डाल देते हैं, तो वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। कैसे फास्ट करता है, वो इस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को मिनिमाइज कर देता है। ठीक है बेटे, तो देखो यहाँ पे एनर्जी बैरियर इतना बड़ा था, अब हमने एंजाइम डाला, एनर्जी बैरियर इतना सा रह गया। ठीक है, तो थोड़ी सी एनर्जी जो है वो हम इजीली सप्लाई कर सकते हैं रिएक्शन को। तो जैसे ही वो एनर्जी मिलेगी वैसे ही सबस्ट्रेट जो है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे वो आपको ये बताना चाहता है कि हाउ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो कितना फास्ट हो जाता है जब उसके अंदर क्या ऐड किए जाते हैं, एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं। ओके बेटे, तो वो रिएक्शन जो मंथ में या ईयर्स के अंदर कंप्लीट होनी है, वो रिएक्शन फ्यू सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो सच अ इनक्रेडिबल रोल दीज एंजाइम्स हैव। ठीक है, तो अगर इसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से हम कंपेयर करें तो कहते हैं कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के कंपैरिजन में भी एंजाइम्स जो है, अगर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट उस रिएक्शन को 1 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, तो वही रिएक्शन जो एंजाइम्स हैं वो विद इन फ्यू सेकंड्स कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है बेटे, तो उसके अंदर उसने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर, बाद में जब सभी बच्चे पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। रेस्पिरेशन जब आपको बताया था तो उसमें आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कार्बोनिक एसिड बनती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान। ठीक है बेटे, तो ये कार्बोनिक एसिड जो है उसको बनाने में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है उसके अंदर कहता है कि 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, कार्बोनिक एसिड के जो है वो 1 घंटे के अंदर बनते हैं। रिएक्शन बहुत धीरे धीरे चलती है अगर उसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। पर इसी रिएक्शन में जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को डाल दिया जाता है तो जहां पर 1 आवर के अंदर कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे, कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, वहां पे 600,000। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी घंटे में नहीं बनते, वो सेकंड्स के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। तो सच अ पावर ऑफ दीज एंजाइम्स। ओके बेटे, तो इस तरह से कहते हैं कि कुछ ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो सकती हैं जिसमें एक एंजाइम नहीं, एक से ज्यादा एंजाइम्स काम करते हैं। सोचिए एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स काम करते हैं। हाँ जी, कोई ऐसी रिएक्शन माइंड में आ रही है जिसमें काफी सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं, सिर्फ एक एंजाइम नहीं काम कर रहा? देखो बेटे, अभी मैंने इसके बारे में आपको पहले ज्यादा नहीं बताया हुआ, इसलिए मैं खुद ही बता रही हूँ इसका आंसर। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला ग्लूकोज जो है उसका जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो लास्ट में वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटे, ये तो हमने 10th में आपको बता दिया था कि भाई ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। पर हमने ये नहीं बताया था कि ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है उसमें काफी सारे स्टेप इन्वॉल्व है। ये एक मल्टी एंजाइम रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें 10 से 12 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, काफी सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज and the formation of the pyruvic acid, and you know that कि ये ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन जो है वो किसके अंदर होती है, सोचो ग्लाइकोलिसिस जो है वो किसके अंदर होती होगी, सेल में कहां पर होती होगी? साइटोप्लाज्म। यस बेटे, ये साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर कौन सी रेस्पिरेशन होनी है, कौन सी होनी है, एरोबिक होनी है ना। वो भी बताया था कि जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलिसिस होगी तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा और सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी के, यही बताया था 10th में। और जब आपको बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगी जिसको क्रब्स साइकिल भी कहते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी के, 36 मॉलिक्यूल बनेंगे, और 36 और 2 मिला के ओवरऑल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रेस्पिरेशन